हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं NAPCC के बारे में। पब्लिक सर्विस कमीशन के प्री और मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा 2008 में NAPCC को शुरू किया गया। ये एक अम्ब्रेला योजना है। इसके तहत बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। 8 मिशन देखने को मिलेंगे, तो हम उन 8 मिशन को कवर करेंगे और NAPCC का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ कि भारत सरकार का कार्यक्रम है, तो भारत सरकार अंडरलाइन कर लेंगे कि भारत सरकार का कार्यक्रम है। तो आपको हमें याद रखना है कि किसका कार्यक्रम है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि UNFCCC का है कि किसका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो भारत सरकार का है, तो आप भारत सरकार को अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, 2008 में शुरू किया गया था। ये भी याद रखना है किस वजह से शुरू किया गया था। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और भारत की अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने के लिए। उत्सर्जन तीव्रता का मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं कि उत्सर्जन तीव्रता का क्या मतलब है। हमें अपने अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कई तरीके की गैसेस जो जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, उनको कम करने के लिए ये शुरू किया गया था NAPCC। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि भारत के विकासात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को किसी भी समय विकसित अर्थव्यवस्थाओं के नीचे करना। इस पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो भारत की तुलना में ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर कार्बन उत्सर्जन भी ज़्यादा होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन भी ज़्यादा होता है। तो भारत का यह लक्ष्य है कि अपने विकासात्मक उद्देश्यों को बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारा अब दिन प्रतिदिन यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, जिनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाते के साथ कार्बन उत्सर्जन की जो मात्रा है उसको कम रखना, ये NAPCC का दूसरा पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद में लिखा हुआ है कि NAPCC विकसित देशों के समर्थन पर निर्भर करेगी। NAPCC विकसित देशों के समर्थन पर, हमें वो टेक्नोलॉजी जो ज़रूरी हैं हमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, वो सहायता कौन देगा? विकसित देश देंगे। इसीलिए यहाँ पर NAPCC विकसित देशों के समर्थन पर निर्भर करेगी। इसके बाद हम लोग इसके 8 मिशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए 8 मिशन के बारे में जानते हैं। NAPCC के तहत 8 मिशन कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन। ठीक है, इसको 2010 में शुरू किया गया था। हम इन सारे 8 मिशन को देखेंगे, कौन सा मिशन कब शुरू किया गया था ये आ सकता है मिलाने को, और 8 मिशन को तो याद रखना ही रखना है कौन कौन से 8 मिशन हैं। तो पहला मिशन कौन सा है? राष्ट्रीय सौर मिशन। इसे 2010 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। दूसरा मिशन है उन्नत ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय मिशन। इसे 2011 में शुरू किया गया। सतत पर्यावरण के लिए राष्ट्रीय मिशन, इसे 2010 में शुरू किया गया। और राष्ट्रीय जल मिशन, इसे 6 अप्रैल 2011 में शुरू किया गया। हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, इसे जून 2010 में शुरू किया गया था। और ग्रीन इंडिया मिशन, इसे 18 अक्टूबर 2010 को शुरू किया गया। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, इसे 2014 में शुरू किया गया। इसे NMSA भी बोलते हैं। ठीक है, और ये आखिरी है जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, कुछ लोगों को यहीं तक याद रखने की ज़रूरत है जो कम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आजकल का जिस तरीके से ट्रेंड है, आप देख रहे हैं हर पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसीलिए हम इन मिशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय सौर मिशन, जिसे 2010 में शुरू किया गया था। भारत सरकार ने 2010 में इसको शुरू किया था। तब इसका लक्ष्य क्या रखा था कि भारत सौर ऊर्जा का उत्पादन लगभग 20 गीगावाट, इसको आप देख सकते हैं 20 मेगावाट। ठीक है, 20,000 मेगावाट। ठीक है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जो 20 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन, यहाँ पर ये शब्द ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बात सौर ऊर्जा उत्पादन की हो रही है, ना कि अक्षय ऊर्जा उत्पादन। दोनों में अंतर क्या है? अक्षय ऊर्जा अपने आप में वृहद अवधारणा है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा अपने आप में एक वृहद अवधारणा है, जिसका एक कंपोनेंट हो सकता है सौर ऊर्जा। ठीक है, हो सकता नहीं, होता है। सौर ऊर्जा एक कंपोनेंट होता है अक्षय ऊर्जा का। इसके अंदर पवन ऊर्जा भी आती है।
इसके अंदर पवन ऊर्जा भी आती है, टाइडल एनर्जी भी आती है, कई सारी आती हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, यहाँ पर आपको याद रखना है सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। जब इसको राष्ट्रीय सौर मिशन की बात करेंगे तो उत्पादन का लक्ष्य सौर ऊर्जा का ही होगा, इसीलिए ध्यान रखना है यहाँ पर कितना, जब इसको शुरू किया गया था 2010 में, ठीक है, 2010 में शुरू किया गया था, तो इसका 20 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद में 2015 के बजट भाषण में इस 20 गीगावाट के लक्ष्य को बढ़ाकर 100 गीगावाट यानी कि 100 गीगावाट रख दिया गया। और 100 गीगावाट कब तक रखना है? 2022 तक, ठीक है। 2022 तक हमें 100 गीगावाट का उत्पादन सौर ऊर्जा में करना है, इस तरीके का लक्ष्य रखा गया था 2015 के बजट भाषण में हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा था, ठीक है। इस 100 गीगावाट में 40 गीगावाट जो सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा वो रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इसके द्वारा किया जाएगा। रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि जो सरकारी भवन हैं और जो बिल्डिंग्स आजकल नई बनाई जा रही हैं उनकी छतों पर सोलर प्लेट्स, ठीक है, सोलर प्लेट्स लगा देते हैं। और सोलर प्लेट्स क्या करती हैं, वो सोलर प्लेट्स सोलर एनर्जी को कंजम्पशन करके उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देती हैं। तो सोलर रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के द्वारा 40 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य बनाया गया इस 100 गीगावाट में से, ठीक है। ये योजना 2015 में शुरू की गई थी, ठीक है, 2015 में ही ये योजना भी शुरू की गई थी, रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। उसके बाद में जो बाकी बचा हुआ 60 गीगावाट है उसको बड़े व मध्यम स्तर के ग्रिड और जुड़े सौर ऊर्जा परियोजनाओं से, यानी कि 60 गीगावाट का उत्पादन बड़े और मध्यम स्तर की जो सौर ऊर्जा योजनाएं हैं उनके द्वारा किया जाएगा, यानी कि 40 ये हो गया और 60 ये हो गया, कुल मिला के 100 गीगावाट रख दिया गया। 100 गीगावाट 2022 तक का लक्ष्य है सौर ऊर्जा का, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, हम लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा का जो गोल है वो 2030 तक 450 गीगावाट है। ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है। इसके बाद में अभी 2020 में 2020 में क्या रैंकिंग है इंडिया की वो भी देख लेते हैं। विंड एनर्जी में भारत का स्थान चौथा है, सोलर एनर्जी में 5वां और रिन्यूएबल एनर्जी में भी 5वां है। यहाँ पर छठा लिख गया है, मेरे ख्याल से 4th है ये, सॉरी ये 4th है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी ये 4th है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, जिसे 2011 में शुरू किया गया था। ऊर्जा दक्षता का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। कोई भी काम को करने के लिए हमें कम से कम ऊर्जा का प्रयोग करना है, यही ऊर्जा दक्षता है, ठीक है। अगर हम किसी कार्य को मान लीजिए कि कार्य को करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी इंडस्ट्री 20,000 मेगावाट का यूज़ कर रही है, ठीक है, तो अगर उसी काम को करने के लिए दूसरी कंपनी केवल 10,000 मेगावाट को यूज़ करे तो वो ऊर्जा दक्ष कंपनी कहलाएगी। यानी कि सेम काम को करने के लिए कम से कम ऊर्जा का प्रयोग करना ऊर्जा दक्षता कहलाता है। इस मिशन के अंतर्गत आपने देखा होगा CFL बल्ब का वितरण सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है। आपने अभी देखा होगा उजाला योजना आजकल चर्चा में है, ठीक है। तो उजाला योजना के बारे में देखा होगा, इसमें सरकार क्या कर रही है, वितरण कर रही है CFL बल्ब का, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत किया जाता है, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन 2011 के अंतर्गत। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन 2010 के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सतत पर्यावास क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे इस राष्ट्रीय मिशन में क्या क्या किया गया है। सतत पर्यावास, इसका मतलब है एक ऐसा परितंत्र जहां परितंत्र स्वयं मानव और अन्य जीवों के लिए भोजन तथा आवास का निर्माण करे और ऐसा करने में भविष्य के लिए संसाधनों की कोई कमी ना आए। इस प्रकार के परितंत्र में कोई भी अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक इकोसिस्टम है, ठीक है, कोई एक इकोसिस्टम है, यहाँ पर मानव रहता है, ठीक है, और कई अन्य जीव जंतु भी रहते हैं, ठीक है, कई अन्य जीव जंतु भी रहते हैं, ठीक है। ठीक है, कई अन्य जीव जंतु भी रहते हैं। तो इन जो जीव जंतु है और मानव, इनकी ज़रूरतें क्या हैं, इनकी ज़रूरतें हैं कि इनको भोजन मिले और इनको रहने की जगह मिले, ठीक है। तो ऐसा परितंत्र जो इनके भोजन और इनके रहने की जगह का प्रबंध स्वयं कर दे, यानी कि उसको किसी और जगह बाहरी परितंत्र से संसाधनों की ज़रूरत ना हो, वो इनकी ज़रूरतों को अपने ही अंदर उपलब्ध जो संसाधन हैं उनसे पूरा कर दे, और इसके साथ ही साथ जो इसके अंदर संसाधन आपको मिल रहे हैं उनमें कोई भी कमी
उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो ऐसे पारितंत्र को कहा जाता है, ऐसे पर्यावास को कहा जाता है सतत पर्यावास। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर रिसोर्सेज की कमी ना हो और साथ ही साथ जितनी भी ज़रूरतें हैं उस क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतुओं की वो इकोसिस्टम ही पूरा कर दे, वो परितंत्र ही पूरा कर दे, उसको कहते हैं सतत पर्यावास। ठीक है, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए एक छत्र कार्यक्रम है, यानी कि ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, किस लिए? ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए। ठीक है, इस मिशन के अंतर्गत हमको ऊर्जा की खपत को कम करना है, एक उसके लिए एक अम्ब्रेला स्कीम है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इस मिशन में जल संसाधन प्रबंधन के साथ साथ पेयजल प्रबंधन का भी कार्य किया जाता है और अपशिष्ट प्रबंधन के साथ साथ अपशिष्ट जल उपयोग और सीवेज उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास मिशन भी इसमें चलाए जाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को समझना था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय जल मिशन के बारे में। जो राष्ट्रीय जल मिशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय जल मिशन के बारे में, जिसे 6 अप्रैल 2011 को शुरू किया गया था। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण जो पानी की उपलब्धता और प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर ये केंद्रित है। ठीक है, राष्ट्रीय जल मिशन, यानी कि सबसे पहला राष्ट्रीय जल मिशन का की पॉइंट हम लोग देखेंगे, जो पानी की उपलब्धता की समस्या है, यानी कि हर व्यक्ति को पानी मिले, और पानी में जो प्रदूषण की समस्या है उसको कम करने के लिए हमने राष्ट्रीय जल मिशन शुरू किया। 6 अप्रैल 2011 को इसको शुरू किया गया था। इस मिशन में जो पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली है, पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली का मतलब है ये पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि जो किसान थे और जो लोग थे वो वर्षा के जल को संचय करते थे, गड्ढा खोद देते थे अपने खेत में और उस खड्डे में पानी भर जाता था, जिससे हमारे जो भूमि के नीचे का जल स्तर है वो हमेशा बना रहता था। तो इस तरीके की जो पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली है उसको तो बढ़ावा देंगे ही, उसके साथ ही साथ जो बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं हैं उनके शीघ्र कार्यान्वयन को भी बढ़ावा देना इस राष्ट्रीय जल मिशन का कार्य है। ठीक है, जो हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जैसे दामोदर घाटी परियोजना और केन बेतवा लिंक परियोजना, तो जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो एक उद्देश्य नहीं कई सारे उद्देश्यों को धारण करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बांध बनाते हैं, जो दामोदर घाटी परियोजना है उसका डैम है, वो डैम पानी के फ्लो को तो रोकता ही है। ठीक है, यानी कि उसके पीछे पानी है ताकि आगे आने वाले जो क्षेत्र हैं उसमें बाढ़ ना आए, ये एक उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या है, इस पानी को रोक के एक टरबाइन से गुजारा जाता है, जिससे क्या होता है, बिजली बनती है। तो ये एक उद्देश्य हो गया, पहला पानी को रोकना, दूसरा उससे बिजली बनाना। ठीक है, तो इस तरीके जो बहुउद्देशीय हो गई ये परियोजना, क्योंकि एक से अधिक उद्देश्य हो गए, तो इस तरीके की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन बढ़ाना, उनके शीघ्र कार्यान्वयन को संचालित करना, ये इस राष्ट्रीय जल मिशन का एक मोटिव है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जो आखिरी यानी 8वां है इसका मिशन इसके बाद हम लोग बात करते हैं हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, जिसे जून 2010 में शुरू किया गया था। इसके लिए कार्यान्वयन के लिए जो नोडल मंत्रालय है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इसमें क्या है, जो हमारा हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र है उसकी रक्षा कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हिमालय जो है वो एक हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट का मतलब जानते हैं, हॉटस्पॉट का मतलब वो होता है वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों से रिच है। ठीक है, और साथ ही साथ उस पर खतरा भी बढ़ रहा है। किस लिए खतरा, किस तरीके का खतरा, जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में कमी। ठीक है, इस तरीके के जो खतरे हैं, वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उस पर खतरा, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पर खतरा, उस क्षेत्रों को क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट्स कहते हैं। ठीक है, तो हिमालयी जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको बनाए रखने के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है उसे जून 2010 में शुरू किया गया था और इसकी नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में।
इसको 18 अक्टूबर 2010 में शुरू किया गया था। इसका क्या काम है? इसका काम है जो भारत का हरित आवरण है उसकी रक्षा करना। भारत के हरित आवरण से क्या मतलब है? भारत के हरित आवरण से मतलब है जो हमारे देश में जो वन क्षेत्र है और वृक्षावरण वाला क्षेत्र है उसकी रक्षा करना, उसको पुनर्स्थापित करना, यानी वहाँ पे अगर कहीं क्षति हो गई है, पहले से कहीं पे वन या वृक्षावरण क्षेत्र था और अब उसमें क्षति हो गई है तो उसको पुनर्स्थापित करना और साथ ही साथ उसको बढ़ाना, यानी कि कोई भी वनावरण क्षेत्र है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि करना। इसका दूसरा मोटिव है कि 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र को बढ़ाना। ठीक है, ये इसका दूसरा मोटिव है। 5 मिलियन हेक्टेयर, इसको याद रखिएगा 5 मिलियन हेक्टेयर, क्योंकि ये कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरा है मिशन का लक्ष्य 3 मिलियन लोगों को वन आधारित गतिविधियों के माध्यम से आजीविका प्रदान करना। जो वन में पाए जाने वाले रिसोर्सेज हैं उनकी प्रोसेसिंग करके और आजीविका प्राप्त करना, यानी कि लोगों लगभग 3 मिलियन का मतलब लगभग 30 लाख लोग, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है, लगभग 30 लाख लोगों को वन आधारित गतिविधियों के माध्यम से आजीविका प्रदान करना। और चौथा इसका मोटिव है कि जो भारत वनों की कार्बन सिंकिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाना। कार्बन सिंकिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हैं, मतलब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो जब हमारा वनावरण क्षेत्र बढ़ जाएगा तो हमारे देश में वनों की कार्बन सिंकिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये भी याद रखना है कि कार्बन सिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाना भी इसका एक लक्ष्य है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जिसे 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसे 2014 में शुरू किया गया था। इसे नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ठीक है, NMSA, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, NMSA। इसके 4 घटक हैं। पहला है घटक खेत पर जल प्रबंधन। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई 1 जुलाई 2015 को। खेत पर जल प्रबंधन का मतलब है कि आप प्रति बूंद कितनी अधिक फसल पैदा कर सकते हैं, यानी कि जितनी फसल को ज़रूरत है सिर्फ उतना ही पानी आपको फसल को देना है, बाकी फसल पर पानी को बर्बाद नहीं करना है। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने शुरू की। दूसरा इसका जो घटक है वो है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, यानी सतत कृषि केवल तभी हो सकती है जब मृदा वहाँ की अच्छी हो। ठीक है, जल प्रबंधन सही से किया जाए तो सतत कृषि होगी। तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन इसका एक और घटक है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई। इसमें क्या होता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रति 2 साल पर किसानों को उनके खेत की मृदा की जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसका रिकॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, आप चाहें तो आपके आसपास के क्षेत्र में मृदा स्वास्थ्य कार्ड अगर आपने बनवाया है तो उसके जो सर्वेक्षण लेने वाले हैं वो आपके खेत में आकर मृदा की स्थिति की जांच करेंगे। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर की गई। ठीक है, इसका तीसरा घटक जो है वो है वर्षा सिंचित क्षेत्र का विकास, यानी कि जो वर्षा सिंचित क्षेत्र हैं उनमें बढ़ोतरी करना। ठीक है, ये इसका तीसरा घटक है। चौथा घटक है जलवायु परिवर्तन और संधारणीय कृषि। इसका जलवायु परिवर्तन और संधारणीय कृषि का मतलब है कि आज के देश में, आज के समय में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज का जो कृषि पर प्रभाव है वो क्या हो, न्यूनतम हो, यानी नगण्य हो, लगभग इतना कम हो कि क्लाइमेट चेंज का कृषि पर कोई प्रभाव ही न दिखे, तो उसको बोलेंगे जलवायु परिवर्तन और संधारणीय कृषि। इसको क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलिएंट यानी कि जलवायु प्रत्यास्थ कृषि। जलवायु प्रत्यास्थ कृषि का मतलब मैं बता चुका हूं, अभी फिर से बता देता हूं आपको कि जलवायु परिवर्तन हो, उसका प्रभाव कृषि पर ना दिखे, तो उस तरीके की कृषि को क्या कहेंगे, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, ये 4 घटक हैं, आपको चारों घटक याद रखने हैं। ये चारों घटक इंपॉर्टेंट हैं। पूछ सकता है कि सतत कृषि के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है उसके घटक कौन कौन से हैं, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद में अब हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। इसका मतलब क्या है कि जो वर्तमान में कार्यरत जलवायु अनुसंधान संस्थान हैं, यानी कि जो हमारे क्लाइमेट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बीच में जो एक डेटा नेटवर्क को तैयार करना, ताकि क्या हो, डेटा का वर्तमान और भविष्य के विकास कार्यक्रमों में साझापन हो सके और समन्वय स्थापित किया जा सके। यानी कि मान लीजिए कि एक A नाम का इंस्टीट्यूशन है, इधर एक B नाम का इंस्टीट्यूशन है, दोनों ही जलवायु परिवर्तन पर शोध कर रहे हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के जो कारण हैं और जो प्रभाव हैं उन पर शोध कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र हो वो सुगमता से हो पाए। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, आपको एक राष्ट्रीय मिशन एक शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो
इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफ़र के लिए और इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए। मान लीजिए दोनों एक ही तरीके के मिशन पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, यहाँ के साइंटिस्ट और यहाँ के साइंटिस्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए जलवायु परिवर्तन पर जो है सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई। ठीक है, अब ये खत्म होता है हमारा NAPCC। इसके अंदर 8 मिशन थे, हम लोगों ने 8 मिशन को देखा, उन 8 मिशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको देखा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।